हम लोगों से कहते हैं कि जब सब जगह से हार जाओ तब आओ हमारे। देखिए, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो टॉक्सिन से नहीं होती हैं, जिनके कारण बहुत बड़े होते हैं। हमारे इसमें सक्सेस रेट 100% है। एक डॉक्टर का केस चल रहा है जो कि खुद 34 साल से बीमार हैं और उनको कोई आज तक ठीक नहीं कर पाया। पूरी बॉडी में ही उनकी तकलीफ है। क्या तकलीफ नहीं है उनके पास, ऐसा समझिए। नमस्कार दोस्तों, होलसम टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के मेहमान अपने आप को सन्यासी बोलते हैं। इसके साथ ही वो सखा वेलनेस के नाम से एक संस्था चलाते हैं और उसके माध्यम से ये लोगों की बीमारियों को गायब करने का दावा भी करते हैं। आम आदमी से लेके बड़े बड़े डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर हो चाहे फिर वो आयुर्वेदा डॉक्टर हो, वो इनके यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। मेरा परिचय इनसे कुछ दिन पहले ही हुआ और जिस तरह की जानकारी मेरे सामने आई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी, हैरान करने वाली थी, क्योंकि ना तो ये डाइट के बारे में बात करते हैं, ना ही कोई ये कॉम्प्लेक्स किसी रूटीन के बारे में बात करते हैं। तो इससे कई सवाल हमारे सामने उभर कर आए तो आज का जो सेशन है हमने उसी के ऊपर रखा है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके पास ऐसी पद्धति है, कौन सा ऐसा जादू है जिसके थ्रू ये लोगों की बीमारियों को गायब करते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं, नमस्कार। इनका नाम है सखा जी। नमस्कार सखा जी, आपका होलसम टेल्स में नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। सखा जी, तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आई एम श्योर कि कुछ लोग डेफिनेटली आपके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन बहुत से लोगों को शायद आपके बारे में ना पता हो। तो प्लीज आप अपना थोड़ा सा परिचय दें और साथ में ये बताएं कि जो सखा वेलनेस जो संस्था है वो किस तरह से ऑपरेट करती है, कैसे लोगों की बीमारियों को ठीक करती है। देखिए, मेरा खुद का परिचय है कि जैसे आपने कहा सखा, मैं एक मित्र हूँ और आपका भी मित्र हूँ, खुद का भी मित्र हूँ और इस नेचर का भी मित्र हूँ और इन्हीं अर्थों में मैं सन्यासी हूँ। तो अब इससे बात आगे बढ़ाते हुए ये है, क्योंकि मैं जब नेचर का मित्र हूँ, अपना मित्र हूँ, आपका मित्र हूँ, सबका मित्र हूँ, तो कहीं ना कहीं इस संसार में रहने के लिए कुछ ना कुछ हर एक को करना पड़ता है। तो कहते हैं गीता में कृष्ण की, अगर आप कर्म नहीं करते हो तब भी कर्म करते हो, तो कर्म से वंचित तो कोई भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं। और तो मैं इसको बहुत अच्छे से कुछ गानों में एक बात कहता हूं कि शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो मेरा ऐसे ऐसे ही कुछ की कुछ करना तो है जगत में। लेकिन देखिए, सन्यासी होने के नाते या एक स्पिरिचुअल पर्सन होने के नाते मैं अपने स्वभाव से हटके कुछ नहीं कर सकता। मैं दुकान खोल के सामान बेचने का काम नहीं कर सकता। मजबूरी करा ले तो एक अलग बात है, लेकिन जहां तक कोशिश रहेगी मैं अपने स्वभाव से काम करूंगा। तो मेरा स्वभाव रहा है सबसे पहले खुद को जानना समझना। तो निश्चित ही जब सन्यास के मार्ग पे आप बढ़ते हैं और एक जिंदगी जीना शुरू करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप योग करते हैं, या जो भी अपने को जानने के लिए आप करते हैं, तो सबसे पहले आप शरीर से परिचित होते हैं। सबसे पहले अपने शरीर की कार्यप्रणाली से परिचित होते हैं, अपने विचारों से परिचित होते हैं, अपने इमोशन से परिचित होते हैं, और उस परिचय को करते करते जो है आपकी नॉलेज जो है वो जिस दिशा में भी आप ले जाएं, फिर आगे आप ले जा सकते हैं। तो मैंने हमेशा ही, जब जैसे मेरा सन्यास में जो आगमन हुआ उसका कारण इमोशंस थे, और संसार के साथ जो मेरा संबंध सही से स्थापित नहीं हो पा रहा था वो कारण थे। तो मेरा स्टार्ट जो था वो इमोशन से था, लेकिन इमोशन जो है वो हमारी बॉडी से भी जुड़े हुए हैं। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट भोजन की होती है, स्वाद की होती है, उससे इमोशन का भी निर्माण होता है। तो धीरे धीरे मैंने अपने को जानना शुरू किया, और जानते जानते मुझे पता लगा कि हर व्यक्ति जो है वो 3 माले की एक बिल्डिंग है, जिसमें एक माला जो है वो उसका शरीर है, एक माला जो है उसका मन है, और एक माला जो है उसकी कॉन्शियस है। अब यहाँ कॉन्शियस और मन के बीच में एक माला और छोटा सा आता है, या ऐसा कह लीजिए कि वो बाउंड्री है, और उसको हम कहते हैं दिमाग। तो इस तरीके से मुझे चीजों के बारे में पता लग गया। अब देखिए, सन्यासियों के पास कौन आते हैं? ज्यादातर सन्यासियों के पास लोग आते हैं वो जो दुखी होते हैं। तो लगभग आज से 17-18 साल पहले से ही मेरे पास लोग ऐसे आने लगे जिनको अपने तरीके से पीड़ाएं होती थी। उन पीड़ाओं का ही मैं जवाब देता था और उनको बताता था, और उनको धीरे धीरे उससे लाभ मिलते थे। यही चीज बढ़ते बढ़ते एक जमाना आया कि काफी तरीके के लोग मेरे पास आने लगे, और वो साइकोलॉजिकली जो पार्ट होता है हमारी बीमारियों का कारण, जो इसको बोलते हैं
95% बीमारियों का कारण हमारा दिमाग है। तो मैं उन 95% बीमारियों से ग्रसित जब इन्हें देखता था, उनके साथ मैं कई बार ऐसे मजाक में कहा करता था बहुत साल पहले कि मेरे साथ बैठ के चाय पियो और मैं तुम्हें स्वस्थ कर दूंगा। और बातों बातों में मैं उनके साथ उनके दिमाग से ऐसी बातें करता था कि वो स्वास्थ्य की तरफ जाते थे। तो ये चलता रहा, चलते चलते फिर एक सखा परिवार हमारा है जिसमें कुछ सन्यासी रहते हैं, बच्चे रहते हैं और आते जाते रहते हैं, ऐसा समझिए। तो उसको चलाने के लिए अब एक व्यवस्था चाहिए। आज के दौर में आप जानते हैं, सब तरीके की व्यवस्थाओं के तहत हर काम को करना एक टिपिकल है। आप एक छोटी-सी चीज़ भी खरीदने जाएँ तो आपको जीएसटी देनी है, सब देनी है। तो फिर इसको एक सिस्टम में बैठालते हुए हम लोगों ने एक सखा वेलनेस का जो है काम शुरू किया। और सखा वेलनेस के काम में मुझे फिर ऐसी शोध करनी थी। अब ये जो भी मैं कर रहा था वो ऐसी चीज़ थी जो सिर्फ मैं कर पाता। जैसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और अगर मैं कल को नहीं रहूँगा तो उसको कोई नहीं कर सकता, जो मैं पहले कर रहा था। तो फिर मुझे लगा कुछ ऐसी चीज़ खोजनी चाहिए जो मेरे मरने के बाद भी काम आए। जबकि ये बहुत टिपिकल काम है, मैं सच बताऊँ, ऑनेस्टी से कहूँ कि ये बहुत मुश्किल है कि मेरे मरने के बाद कुछ लोग समझ के उसको उसी तरीके से चला पाएँ जैसे मैं चला रहा हूँ। तो फिर उस पे शोध जब करने लगे, तो देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं ऑर्गेनिक पे भी काम किया। पिछले साल मैंने ऑर्गेनिक की खेती हो, ऑर्गेनिक के फ्रूट्स बिकें लोगों के बीच, उसमें काफ़ी सारी कोशिशें की कि लोगों को समझाया जा सके। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ समझने की कोशिश की और मुझे ये दिखने लगा धीरे-धीरे कि ऑर्गेनिक को अपनाने वाले भी एक समस्या में हैं। मतलब ये ऑनेस्टी से बात कहूँगा, मुझे लगने लगा कि ऑर्गेनिक को खाते हैं लोग और उनका शरीर उन्हें फिट लगता है, लेकिन वो अनऑर्गेनिक से इतने भयभीत हो गए हैं कि अगर उनके सामने कोई चीज़ रख दो तो उनके प्राण निकल जाएँगे। मतलब मैं इस लेवल तक लोगों को देखा हूँ कि उन्हें लगा, अरे यार मैंने ये खा लिया, मेरा पेट खराब हो गया। तो मुझे लगा यार एक समस्या से हम लड़े, दूसरी समस्या को हमने जन्म दे दिया। अब मेरी फिलॉसफी ये कहती है कि हम इस होल वर्ल्ड को स्वीकार करके चल सकें, इसमें अच्छा बुरा सब है। देखिए ब्रह्मा ने, हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा ने जब पृथ्वी बनाई तो उन्होंने देवताओं का भी निर्माण किया और असुरों का भी निर्माण किया। असुर भी उनके पुत्र हैं, देवता भी उनके पुत्र हैं और इसीलिए हजारों वर्ष तक दोनों लड़ते रहे लेकिन फिर भी मरे कोई नहीं, दोनों ही है। तो जब पृथ्वी ही पूरी निर्माण के साथ अच्छे और बुरे दोनों को गले लगाती आती है, तो आखिर मनुष्य में हम क्यों ऐसी चीजें पैदा करते हैं कि हम अच्छे को ही अपनाएंगे, बुरे को भगाएंगे। तो यहाँ पे मेरी फिलॉसफी भोजन पे भी यही काम कर रही थी कि हम अगर एक अच्छे सेब का स्वीकार करते हैं तो हम एक आइसक्रीम का अस्वीकार क्यों कर रहे हैं। अब ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिससे एक वर्ग जो मुझे पसंद कर रहा था जब मैं ऑर्गेनिक पे बोल रहा था, वो मुझे गाली देने का काम करने लगता है कि अब ये देखो, अब ये बिगड़ गए। जबकि सच बात तो ये है, मैं कभी सुधरा ही नहीं था, मैं बिगड़ा हुआ पैदा हुआ, बिगड़ा हुआ इस पृथ्वी से जाऊंगा। इस बीच में बिगड़ी हुई पृथ्वी को बड़े गले से लगा के हंस के जी रहा हूं। अब आप समझिए, बिगड़ा हुआ व्यक्ति बिगड़ी हुई पृथ्वी में बिगड़े हुए तरीके से आनंदित रह के जिएगा और बिगड़ी हुई पृथ्वी छोड़ के और चला जाएगा। अब लोगों को सुधार करना है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पिछले साल तक मैंने एक 8 PM क्रांति करके भी एक आंदोलन छेड़ा, थोड़ा सा कोरोना साजिश, ये टीके और ये सब भी मैंने बहुत किया। लाखों लोग उसमें जुड़े और बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी। लेकिन फिर मैंने अचानक उसको ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि मुझे जल्द ही समझ में आ गया कि इस दुनिया में रहते हुए आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं, पूरी दुनिया नहीं बदल सकते। क्योंकि सच बात तो यह है कि अगर अभी हम 10 लोगों को इकट्ठा करें और उनको एक नया सा क्वेश्चन दें कि दुनिया तुमको कैसी चाहिए, तो 10 लोगों का एक सा जवाब नहीं मिलेगा। तो किस आदमी के विचार को लेके हम उस दुनिया को बनाएं? और जिस आदमी के विचार को लेके हम वो दुनिया निर्माण करेंगे, उससे कुछ लोगों को पीड़ा होगी तो दुनिया कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो देखिए मुझे ये समझ में आ गया कि अपनी दुनिया बेहतर की जा सकती है। अब उस अपनी दुनिया को बेहतर करने का मेरा अपना एक ढंग है, वो है सखा वेलनेस। सखा वेलनेस में मैं लोगों का इलाज करता हूं और उसके इलाज के साथ साथ उनकी लाइफ को स्पिरिचुअल बनाता हूं, इतना साइलेंट वे में कि उन्हें पता भी नहीं लगता।
मतलब आप समझे कि मैं उन्हें कोई पूजा पाठ नहीं सिखा रहा हूँ, बड़ा साइलेंट वे में। वो मेरा एक अपना ढंग है, वो तो जब मुझसे कोई रिलेट होता था उसे पता लगेगा। मैं एक चालाक व्यक्ति हूँ, आप मुझे कह सकते हैं चालाक व्यक्ति हूँ, लेकिन आपका दिमाग इतना चालाकियों से भरा है कि उसे चालाकी के साथ ही अच्छा किया जा सकता है। हम्म। मतलब तो मैं महाभारत के यहाँ पे मैं मेरा थोड़ा एक सा, सवाल आता है। हाँ जी जी, हाँ जी जी। बोलिए, जी बोलिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। मैं थोड़ी सी बात बस ये कह रहा था कि महाभारत के जिस युद्ध में लोग ये कहेंगे कि कृष्ण ने छल से उनको मारा, उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि सामने जिन लोगों से लड़ रहे थे उन्होंने तो मतलब इच्छा मृत्यु का कवच पहन रखा था, तो ऐसे मारोगे कैसे इनको? तो उस महाभारत में जो चालाकी करनी पड़ती है, वही चालाकी मैं भी करता हूं। मैं कि महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए करता हूं। धर्म युद्ध को जीते बगैर धर्म की विजय नहीं हो सकती, और इसलिए मैं लोगों के साथ एक अलग ढंग से काम करता हूं। और मेरा काम, मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट, मेरी चालाकियां भी स्पष्ट लोगों को पता है, वो भी बता देता हूं कि ये चालाकी करूं। ऐसा समझ लीजिए कि अगर 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 आप मेरे पास आए और मुझसे बोले तो मुझे आपके साथ एक ताश में गेम होता है फ्लैश, कि मुझे आपके साथ फ्लैश खेलना है, तो मैं फ्लैश के गेम को पत्तों का गेम नहीं मानता। दिस इज ए गेम ऑफ साइकोलॉजी, दिमाग का गेम है। तो मैं अपने पत्ते बंद करके नहीं खेलूंगा, मैं खोल के खेलूंगा, क्योंकि फाइनली मुझे आपकी फेस रीडिंग करनी है, वो खोल के ज्यादा अच्छे से की जा सकती है बजाय बंद कर। इंटरेस्टिंग। तो ये मेरा ढंग है। अब आप शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे आपके दर्शकों को उस दिशा में ले चलेंगे जिसमें कैसे इलाज होता है और कैसे क्या सब बातें होती हैं। जी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आपने आपने एक जो बात बताई वो ये कि ये चीज कहीं ना कहीं दिमाग से लिंक्ड है, हमारी सोच से लिंक्ड है। बीमारियों के बारे में आपने बताया कि 95% जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो आप जी। उसी को ही किसी तरीके से फोकस करके उसी चीज से आप उसको शायद हीलिंग नहीं, को मैं का मैं मीडियम यहां पे बनाया है। बताऊं, देखिए, हम्म। हर चीज के पीछे एक चीज है। हर हम्म। चीज के पीछे एक चीज है, अगर आप उसको खोजने निकलेंगे तो अंत में आप शून्य पे पहुंच जाएंगे। वही बात फिर इंडियन मैथोलॉजी, शून्य की मैथोलॉजी है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम मस्तिष्क पे पहुंचे, तो मस्तिष्क के ये कार्य प्रणाली ऐसी क्यों है? एक व्यक्ति जो कल तक अच्छा था आज बुरा क्यों है? एक व्यक्ति जो कल तक मित्र था आज दुश्मन क्यों है? अब इस फिलॉसफी को कैसे समझेंगे? अगर ये कोई गणित है तो एक व्यक्ति को मित्र था तो मित्र ही रहना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हम्म। भाई आखिर ये क्यों होता है कि एक इंसान के कई रूप क्यों होते हैं? ये इसका मतलब है माइंड के पास कोई गणित काम नहीं करता। तो क्वांटम फिजिक्स को अगर आप थोड़ा बहुत समझते हो, तो क्वांटम फिजिक्स को जो समझते हैं उन्हें पता है कि एक तो एनर्जी है और दूसरा जो है वो मैटर है ना? तो क्वांटम फिजिक्स के तहत जो है वो चीज वॉच करने से मैटर की तरह यूज मतलब दिखाई देती है, और जब वॉच नहीं करते तो एनर्जी की तरह वर्क करती है। तो ऐसी कंडीशन में ये भी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सारे वैज्ञानिक इससे सहमत हो रहे हैं कि जो चीज दिख नहीं रही है वो बहुत बड़ी है, और जो चीज दिख रही है वो बहुत छोटी है। तो जब हम छोटी पे पहुंचे, पहले हमने अपने दिमाग को समझा, फिर दिमाग के पीछे समझ में आया कि दिमाग के पीछे क्या है। आखिर दिमाग में वही बात कि एक इंसान अच्छा बुरा क्यों होता है, तो समझ में आया कि समय समय पे जैसे ऋतुएं बदलती हैं, ऐसे आदमी के पीछे जो एनर्जीज वर्क करती हैं, उन एनर्जीज के भी एक्टिवेशन टाइमिंग होती है कि इतने वक्त में वो एक्टिव होंगी, फिर डीएक्टिव होंगी, फिर तो इससे इंसान चलता है। और वही एनर्जीज जो हैं आपके ऊपर व्यवहार के रूप में इंप्लीमेंट होती हैं। तो यहां पे जब हम समझने चले चीजों को, तो हमें और पीछे का विज्ञान मालूम पड़ा कि और पीछे का भी विज्ञान है। तो हमें दो विज्ञान देखने थे। एक तो मैटर का विज्ञान, क्योंकि बॉडी मैटर है, और मैटर में जो डिस्टरबेंस हो रहे हैं उसका विज्ञान, क्योंकि डिस्टरबेंस ही रोग है। तो मैटर का जो विज्ञान है उसमें जो प्योरेस्ट चीज है, प्योरेस्ट फॉर्म अगर कही जाए, जिसमें कोई भी मतलब मिलावटी नहीं है, अगर दुनिया की किसी चीज को हम ढूंढने निकले तो प्योरेस्ट चीज जो है दुनिया की, वो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन, मैं मैटर बोल रहा हूं, लोग कहेंगे तो गैस है, नहीं वो मैटर है।
उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं और वो मैटर है। तो प्योरेस्ट एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन है। लेकिन अब इस हाइड्रोजन को, वही बात है, हाइड्रोजन तो हमारी बॉडी में अभी भी है, आपके अंदर अभी भी है। अगर मैं कहूं हाइड्रोजन से लोग ठीक होते हैं, तो आप कहोगे वो तो अभी भी मेरे अंदर है, फिर मैं बीमार क्यों हूं? जब जगत ही पूरा हाइड्रोजन से बना है तो बीमारी किससे बनी है? बीमारी भी हाइड्रोजन से बनी है। लेकिन अब हाइड्रोजन से बीमारी भी बनी, हाइड्रोजन से इलाज भी बना, और मैं हाइड्रोजन से इलाज कर रहा हूं, बीमार नहीं कर रहा हूं। ये बात थोड़ा फंडा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं यहां पे बताना चाहता हूं, यहां पे काम आता है हमारी वो चीज जिसको हम बोलते हैं पीछे की एनर्जीज। असल में आपका ही एक दोस्त आपका दुश्मन हो जाता है, क्योंकि बीच में कुछ एनर्जीज ऐसी आप पे वर्क करती हैं जो आपको अदृश्य दिखाई नहीं देती। इसको मूड स्विंग भी बोल सकते हैं, इसको बिहेवियर स्विंग भी बोल सकते हैं। आप देखिए आपकी जिंदगी में विचार कितनी बार बदल जाते होंगे, किन चीजों को लेकर आपकी सोचें बदलती हैं, ये क्यों बदलती हैं? इसका मतलब है आपकी अब वो एनर्जी काम कर रही है। तो जब हमने इन एनर्जियों के अप डाउन पे काम किया, तो ये एक पियानो की तरह एक निकल के आया कि इन पियानो की तरह हमारी लाइफ है, और अचानक कोई संगीत बजता है और वो संगीत हम पे रिएक्ट करता है। वो कभी गुड फॉर्म में है, कभी बैड फॉर्म में है। तो इस चीजों के कारण हम बीमार होते हैं। दैट्स वाई तब हमने इसको काम किया। फिर ज्योतिष का, रागा का, मेडिटेशन का, और अपने स्वभाव का, मेरी बातों का, कई सारी चीजों का जोड़ करके हमने ये चीज पकड़ी कि हम व्यक्ति की बीमारी जब देखते हैं तो हम उसके नाम से नहीं देखते। देखो कई बार मैं कह रहा हूं, आपके भी इस पे लोग देखेंगे, वो सुन लें। अब लोग कहेंगे, नीचे नाम लिखेंगे, मुझे टीबी है, इलाज बताइए। बिल्कुल। मुझे क्षमा करें, मेरे पास टीबी का इलाज नहीं है। होता तो मैं ऑनलाइन बांट देता सबको। ना मेरे पास कैंसर का है, हाँ, लेकिन आपको कैंसर है, आप कह रहे हो कैंसर है, मैं सुन रहा हूं कैंसर है, लेकिन मैं स्टडी कर रहा हूं कि क्यों है। मैं स्टडी नहीं कर रहा कि कैंसर है, मैं स्टडी कर रहा हूं कि कैंसर क्यों है। तो मैं आपके पूरे फॉरम से देख के, हर चीजों को देख के, आपके ज्योतिष के अनुसार आपकी एनर्जीज के अप डाउन को महसूस करता हूं कि वो कौन सा आपने गलत राग छेड़ दिया था जिससे कैंसर हो गया, और फिर उस राग को ठीक करता हूं। और उस राग को ठीक करने से सब हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि गांठ को अगर खोलना हो तो सिर्फ ये देखना पड़ता है कि गांठ लगी कैसे। जैसे गांठ लगी है उससे रिवर्स करके गांठ खोली जा सकती है। तो उसमें तीन कंपोनेंट जो मैंने अभी नोटिस किया, जो आपने बताया। पहला तो जो कंपोनेंट है वो प्योरेस्ट फॉर्म, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो आता है। दूसरा आपने एक एलिमेंट बताया रागा का यहाँ पे कि कहीं पे वो चीज भी इम्पैक्ट करती है, तो वो चीज को आप देखते हैं। तीसरा एक एस्ट्रोलॉजी का कंपोनेंट है। तो क्या यही तीनों चीजों को मिला के आपकी जो है पद्धति ये काम करती है? क्या जैसे कोई किसी को कोई पर्टिकुलर बीमारी है तो हर एक बीमारी का कोई फिक्स प्रोटोकॉल है आपके पास? कैसे आप जो है पेशेंट को स्टडी करते हैं, और कैसे आप उसका फिर जो ट्रीटमेंट है या जो उसकी जो क्योर करने का जो उसका तरीका है वो फिर आप कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, हम जो डिसाइड करते हैं इसको बहुत मुश्किल पड़ेगा एक तरीके से शब्दों में बताना, लेकिन मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं। मेरा स्वभाव है, मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे मैं कहूं कि हाइड्रोजन, अब उसी हाइड्रोजन से इस पृथ्वी, जैसे मैंने कहा कि आपका जीवन बना, मनुष्य भी उसी से बना और गधा भी उसी से बना, उसी हाइड्रोजन से बना। तो फिर वो बीमारी भी उसी से बनी है, स्वास्थ्य भी उसी से बना है। तो प्योरेस्ट फॉर्म है। अब तो लोग कहेंगे फिर इससे ही काम हो जाता होगा, तो वो तो ऑलरेडी है हमारे पास, उससे काम क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने कहा जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, अब एक शब्द बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जैसे हम ज्योतिष लगाते हैं, कई लोग हमारे पास कुंडली भेज देते हैं कि हमारे बेटे की शादी कब होगी, वो बता दीजिए। भाई हम ज्योतिष नहीं उस तरह। पहली बात तो ज्योतिष का मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ज्योतिष का डिपार्टमेंट एक और लड़का है, वो देखता है, वो उसकी मास्टरी है उसमें। मैं आपको बताऊं, मैं अनपढ़ आदमी, मैं तो बस इधर उधर सबकी बात सुन के अपना एक भाव से समझता हूं, चीजें इतना सा आता है मुझे किताबों में जिंदगी मेरी बीती नहीं। तो ज्योतिष को भी आप छोटा मत समझें, ज्योतिष बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है। ज्योतिष क्वांटम फिजिक्स की फर्स्ट इंफॉर्मेशन को समझने में सक्षम हुआ विज्ञान है। अब सोचिए
कि आज कहते हैं कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर मिलके भी क्वांटम फिजिक्स का 1% कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हजारों साल लग जाएंगे उनको 1% का कैलकुलेशन। और अगर मैं आपसे कहूं कि उस क्वांटम वर्ड का 70% कैलकुलेशन ज्योतिष कर चुका है, तो ये अब आप सोचिए ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, किस शब्दों में मैं इसको बताऊं। क्योंकि क्योंकि बहुत बहुत देखिए, कहते हैं 2 अंकों से आप सट्टा खेलने जाइए तो कहते हैं ना, वो 0 और बंद करके और फिर आप उसके कॉम्बिनेशन बनाइए तो 99 हो जाते हैं। अब ज्योतिष में कितने ग्रह हैं और कितने तरीके के उसमें स्वभाव हैं और कितनी उसमें एनर्जीज, किस पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें कैलकुलेशन करती है, अगर सबका कॉम्बो बनाने चलें तो ये कॉम्बो कोई सैटर्न लिख के नहीं दिया जा सकता। ये कॉम्बो हर एक के ऊपर हर अलग तरीके से काम करता है। और ये कॉम्बो की एक ऐसी चीज है जिसके साथ बहुत ऑनेस्टी से पेश आना पड़ता है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान अपने को उनके सामने प्रकट करता है जो उससे मांग नहीं करते। अब जैसे दवा और दुआ का एक छोटा सा डेफिनेशन बताता हूं, दवा और दुआ का डिफरेंस क्या है। दवा आपको तब फायदा करेगी जब आप दवा को फायदे के लिए ले रहे हैं, और दुआ आपको तब फायदा नहीं करेगी जब आप उसको फायदे के लिए कर रहे हो। करेक्ट। अब हो गई ना बात। अब आखिर दुआ फायदा सोच की क्यों नहीं लगती। तो कहते हैं कि वो महबूब जैसा है, परमात्मा उसके सामने बहुत सरलता से अपने को खोल देता है जो परमात्मा को नोच नहीं रहा हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब हम किसी के ऊपर काम करते हैं तो हमें अपने साथ काम करना पड़ता है कि हम बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में उसके इलाज को समझने के लिए परमात्मा के साथ कनेक्ट कर सकें। अब ये एक फिर वही हो जाएगा कि ये तो कोई इल्हाम हो रहा है आपको क्या, लेकिन मजबूरी ये है कि ये हो रहा है, कहना पड़ता है, अब मजबूरी है, क्या कहूं, हो रहा है। ये जो 3 चीजों को मिला के जो आप एक ट्रीटमेंट का जो मैकेनिज्म आपने बनाया है, जो थेरेपी आपने बनाई है, वो उसकी एफिकेसी, उसकी सक्सेस रेट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मतलब देखिए अभी तक हमने आपने कई तरह के पेशेंट्स और इंडिविजुअल्स के साथ आपने डील किया है, जैसा कि हमारी बात चल रही थी, तो उसकी सक्सेस रेट क्या है? क्या इसकी एफिकेसी क्या है? मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, मैंने कुछ वीडियो में पहले बोला है, आपके जो मित्र लोग हैं उनको या जो व्यूअर्स हैं उनको बता सकते हैं हमारे चैनल का, वो उसमें देख लेंगे, लव धर्मा में जाके देखेंगे, उन्हें कई वीडियो मिल जाएंगे, या सखा वेलनेस के पेज पे जाएं, उन्हें वहां पे वीडियो मिल जाएंगे। तो कहने का ये अर्थ है, मैं पहले भी इस पे बोला हूं, हमारे इसमें सक्सेस रेट 100% है, लेकिन इसके लिए दोनों को काम करना पड़ता है। इसमें एक टाइम निकलता है, उस टाइम तक आपको करना पड़ेगा। अगर आप उस टाइम से एक दिन पहले भी छोड़ते हैं तो सक्सेस रेट 0 हो सकता है आपके लिए। और टाइम पे पूरा करते हैं तो सक्सेस रेट 100% हो सकता है। यहां ऐसे भी लोगों के इलाज हुए हैं कि 21 दिन का उनका टाइम निकला और 18 दिन तक उन्हें कोई असर दिख नहीं रहा था, और अचानक ही 19वें 20वें दिन उनको जो है चमत्कार दिख गया। ऐसे आप वीडियो भी देख लेंगे, लोगों के इंटरव्यू के हैं। तो और साथ साथ एक और चीज है, फिर आप इस थेरेपी को जिस समय लेंगे उस समय किसी और की थेरेपी नहीं लेंगे और किसी और डॉक्टर से बात भी नहीं करेंगे कि आपकी ये दिक्कत चल रही है, ये हो रहा, वो हो रहा। अगर आपने डॉक्टर से किसी से बात की तो ये थेरेपी नाराज हो जाएगी, काम नहीं करेगी। देखो आप समझो बात को, गॉड जब आपका ट्रीटमेंट कर रहा है तो आप बीच में किसी को क्यों ला रहे हैं? कहते हैं कि परमात्मा सबका है, लेकिन जब वो आपका है तो आपके उसके बीच में वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ पे एक सवाल मैं लेना चाहूंगा, वो ये कि तो जब भी आपकी ये जो ट्रीटमेंट का जो भी आप ड्यूरेशन डिफाइन करते हैं, सजेस्ट करते हैं,
तो उस ड्यूरेशन में या जो उससे पहले सपोज कोई मेडिसिन ले रहा है या कोई और टाइप का ट्रीटमेंट ले रहा है, तो जनरली आप क्या सजेस्ट करते हैं? टेपरिंग को ही सजेस्ट करते हैं या आप उसको ट्रीटमेंट को या मेडिसिन वगैरह को बंद करने की एडवाइस करते हैं? वो जी पार्ट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोगों से कहते हैं कि जब सब जगह से हार जाओ तब आओ हमारे पास। तो सब जगह से हार गया है वो आए, और जो सब जगह से हार गया है वो दवाई क्यों खाए? क्योंकि दवाई से भी हारा है। अब बात समझिए ना, हमारी पहली शर्त है जब हार गए हो तभी आए हो ना। जब हार गए हो तभी आए हो, इसका मतलब आप दवाइयों से भी हार गए हो, दवाइयों से कुछ नहीं हुआ, तो दवाई छोड़ने में क्या है? और दूसरी चीज, जिस समय अब ये चल रही है तो इसको किसी दूसरी चीज से आप जो है कंपेयर मत करिए। अब कंपेयर जब करने लगते हैं तब बहुत प्रॉब्लम खड़ी होती है। जैसे मैं छोटी सी चीज बताऊं कि ऐसे भी मैंने पेशेंट हमारे पास चले हैं जिनका शुगर जो था, वो उनकी बीमारी थी शुगर की, और वो हमारे पास ट्रीटमेंट सपोज दैट उनका 1 हफ्ते या 21 दिन का या 1 महीने का चला, तो उन्होंने रोज अपना चेक किया, तो 4-5 दिन ठीक जा रहा है और एक दिन अचानक 400 आ गया। और एकदम अरे बाप रे, ये तो क्या हो गया? तो मैं कहता हूं यार तुम चेक क्यों कर रहे हो? देखिए, शुगर एक एनर्जी है। अगर इसको दिमाग से समझें तो मैं दिमाग से समझा रहा हूं कि शुगर एक एनर्जी है। आपके शरीर में कोई काम चल रहा है, उस काम के लिए एनर्जी चाहिए। अब किस काम के लिए कितनी एनर्जी चाहिए ये आपको कैसे पता? किसी दिन आपकी कोई नहीं आती है ज्यादा, इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है। अंदर शरीर में जो काम चल रहा है उसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब किसी दिन हो सकता है कि थेरेपी तो चल रही हो लेकिन परमात्मा छुट्टी पे चला गया हो, वो एनर्जी को नहीं लगा रहा सही करने में, तो आपकी 400 आ गई। अब आप इसे बाहर के विज्ञान से मैच करके देख के अपने अंदर संदेह बैठाएंगे, और वो संदेह फिर आपके लिए 2-4-6 दिन तक आपको परेशान कर देगा। यहां ऐसे लोग चले हैं जिनका इलाज चल रहा और वो चेक नहीं करा रहे, सब कुछ ठीक बढ़िया ठीक। मैं आपको तो 1-1 किलो मिठाई खाई ये लोगों ने, जिनकी शुगर थी 1-1 किलो मिठाई 3 दिन के अंदर खा गए, और फिजिकली फिट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बोले अल्लाह टेस्ट करा के देखे, फिर टेस्ट कराए, अरे बाप रे इतनी ज्यादा आ गई। मैंने कहा वैसे सब सही चल रहे थे, अभी जीवन अच्छा चल रहा था, कोई परेशानी फील नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक तुम्हें होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि तुमने बाहरी दिमाग को बीच में एंट्री की। तो जब पूरी चली, अब उसके बाद जब पूरा इलाज हो गया फिर ओके, फिर आप चेक करा लो तब भी ओके, ना कराओ तब भी ओके। और हमारे पास ऐसा नहीं है, कुछ मरीज बीच में छोड़ के गए हैं, और जो भी छोड़ के गए हैं उनके लिए मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं स्पष्ट कहता हूं। ये हमारे यहाँ आपसे फॉर्म भी भाई भरवा लिया जाता है कि देखो ये पूरी बीमारी को आप पूरे तरीके से प्लीज करिए, हाँ हम चाहते हैं आप दिल से ठीक हो, लेकिन आप अगर बीच में छोड़ के जाते तो मैं क्या कर सकता हूं? अब कोई कहे कि चांद जो है वो 28 दिन बाद जो है पूरा चक्कर काटता है, थोड़ा जल्दी क्यों नहीं काट लेता? वो अपने समय से काम करेगा, वो तुम्हारे समय से नहीं चलेगा। हम पेड़ के पत्ते हैं, हम पेड़ नहीं है। पेड़ हिलेगा पत्ते हिलेंगे, पत्ता चाहेगा पेड़ हिले। तो ये एक मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो वो कुदरत को अपने तरीके से चलाना चाहता है। तो यहाँ पे एक चीज मैं और आपसे क्लैरिफिकेशन लेना चाहूंगा, वो ये कि जो एक कॉमन जो वेलनेस के वर्ड में जो मान्यता है और साइंटिफिकली भी इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि जो और मेरा खुद का भी मानना यही है, टू बी वेरी फ्रैंक, वो ये कि बीमारी जो है वो अक्सर 2 कारण से होती है। तीसरी डायमेंशन वो मेंटल वाली भी हो सकती है, बट मेन जो उसके 2 कंपोनेंट रहते हैं वो एक तो है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और दूसरा जो है वो टॉक्सिन्स ना। तो इस कंटेक्स्ट में जो आपका जो मेथोलॉजी है वो कहां तक फिट बैठता है? बिकॉज मैंने डाइट के बारे में नहीं सुना आपको अभी तक कोई भी बात करते हुए, या खाने पीने के बारे में कोई बदलाव के बारे में, तो ये चीजें कहां फिट बैठती हैं? मैं आपको एक चीज बता दूं,
आपकी डाइट की गड़बड़ की वजह से और आपके माइंड की गड़बड़ की वजह से एक ही प्रॉब्लम शरीर को होती है, वो है टॉक्सिन्स की। टॉक्सिन ही बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बॉडी को आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथ हो, वो ये सोचते हैं डिटॉक्स कर देंगे मामला ठीक हो जाएगा। और टॉक्सिन हमारे लिए ऐसी बात है जैसे टॉफी खाना। टॉक्सिन तो किसी भी व्यक्ति के हम 10 दिन में निकाल के फेंक सकते हैं पूरी बॉडी, किसी भी व्यक्ति के। चलिए जाइए, कोई उसमें उसका पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं, कोई हमें कुंडली उसकी वो देखनी ही नहीं है, हमें ज्योतिष का फॉर्म भी नहीं देखना। 10 दिन के लिए हमारे पास आइए, हम आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकाल के सब फेंक देंगे 10 दिन में, बॉडी डिटॉक्स। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो इससे भी आगे की कर रहा हूं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी का सीपी हो जाना, ये तो टॉक्सिन से नहीं होता। देखिए, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो टॉक्सिन से नहीं होती हैं, जिनके कारण बहुत बड़े होते हैं। और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, बहुत से डॉक्टर जो पूरी जिंदगी बिल्कुल सही भोजन लेते हैं, बैलेंस भोजन लेते हैं, डाइट में कोई गड़बड़ नहीं होती, इनमें बॉडी में टॉक्सिन भी नहीं होता, फिर उनको कैंसर क्यों होते हैं, फिर उनको और चीजें क्यों होती हैं। तो आप अगर सोचते हैं केवल डाइट से ये प्रॉब्लम हो रही है या केवल जो है आपके माइंड में टेंशन से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं है, बहुत और भी कारण है। एक छोटा सा बच्चा बीमार पैदा होता है एक माँ के पेट से, जो माँ स्वस्थ है, पिता स्वस्थ है, वो कैसे बीमार पैदा होता है। पार्किंसन किसी व्यक्ति को होती है, वो क्यों हो जाती है? पार्किंसन तो इसका कारण नहीं है। बहुत सी बीमारियां मैं कह रहा हूं ऐसी हैं जिसके कारण ये नहीं है, जिसके कारण और हैं, थोड़े गहरे हैं। जैसे मैंने कहा, मैं भी खोज खोज के ये पहुंचा कि हमारा दिमाग फाइनली वही है बीमारियों की जड़। लेकिन फिर दिमाग की बीमारियों की जड़ क्या है, दिमाग क्यों करता, तो मैं एनर्जी पे पहुंच गया। अब मैं इस समय एनर्जी से बोल रहा हूं। अब ऐसा समझ लीजिए, बीमारियों के जगत में एक चीज और लिख लेनी चाहिए। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि फला चीज तो शास्त्रों में नहीं लिखी, तो मैं कहता हूं लिख लो। कोई ना कलम खत्म हो गया ना पेन खत्म हो गया, तुम्हारे लिख लो। तो उसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने खोज के ली है कि भाई कोई चीज एनर्जी के लेवल से वर्क कर रही है, और इसको विज्ञान क्यों नहीं मान सकता जब विज्ञान खुद एनर्जी मानता है। इसको विज्ञान को क्या प्रॉब्लम आ गई मानने में। हम आयुर्वेद की जब बात करते हैं तो हम सिर्फ आयुर्वेद को ऐसा देखते हैं, दो चीजों से आयुर्वेद का जन्म हुआ। मैं आपको, देखिए चर्चा लंबी है लेकिन मित्रों को मजा आ रहा होगा। दो चीजों से आयुर्वेद का जन्म हुआ, शिलाजीत से और पेट खराब के चूरन से। अब मुझे कोई ये बता दे कि ऋषियों का पेट खराब रहता था या ऋषियों को शिलाजीत की जरूरत पड़ती थी? मुझे जवाब दे दीजिए इसका। अब सारा आयुर्वेद अभी लड़ने वाला है मुझसे। देखिए, पहले समझिए, ये आयुर्वेद के समय में जो ऋषि मुनि थे, तो ऋषि मुनि की लाइफ स्टाइल ही उनके जीवन को अच्छा रखती थी। लेकिन हर ऋषि मुनि जो अच्छे होते थे, उनके आश्रमों में खोजें चलती थी जो कि जगत कल्याण के काम आती थी। और आश्रमों में खोजों के लिए खर्चा देते थे राजा। राजा जो सिंहासन पे बैठे होते थे, जिनकी 5-5 रानियां होती थी, उनको शिलाजीत भी चाहिए, उनका पेट भी खराब। तो वहां से मामला शुरू हुआ। अब वहां से मामला शुरू हुआ और लोग जो है वो आयुर्वेद अच्छा चिल्लाने लगे। आयुर्वेद का सबसे पहला जो काम था जिससे वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुई, वो काम था जिस समय आपका ये युद्ध चल रहा था राम का और रावण का। और उस वक्त जो है जब उनको बाण लगा और वहां से उनको वैद्य को बुला के लाया गया, वहां से हुआ कि आयुर्वेद भी कुछ होती है। लेकिन सच बात यह है, अगर हम आयुर्वेद का पालन करते हैं तो आयुर्वेद के पालन में दवाइयों से ज्यादा जरूरी है ऋषियों की दिनचर्या। दिनचर्या कौन पालन करता है? आयुर्वेद के पालन का अर्थ नहीं है कि
ये फल खाना, ये दवाई खाना, शिलाजीत खाना और ये चूरन खाना और त्रिफला खाना, ये नहीं है। आयुर्वेद के पालन का अर्थ है अपने अंदर से एक ऋषि जैसी दिनचर्या को, ऋषि जैसी जीवनचर्या को अपनाना, डिसिप्लिन और वो एक है लाइफस्टाइल। ना। वो लाइफ स्टाइल को पूरे को है। और आज के भाग दौड़ के युग में सभी लोग उस लाइफ स्टाइल को अपना नहीं सकते। यही कारण है कि आदमी आज की दौर में इंद्रियों के तल पे इतना आगे निकल गया है, स्वाद इंद्रियों की तरफ से, दृश्य इंद्रियों की तरफ से, स्वर इंद्रियों की तरफ से इतना आगे निकल गया है कि वो ऋषियों के जीवन का अनुसरण करने में अपने आप को एक तरीके से उपयुक्त नहीं पाता, या ऐसा कि असमर्थ पाता है। ऐसी कंडीशन में वो फास्ट चीजें ढूंढता है, फास्ट रिकवरी। तो आयुर्वेद के बाद दूसरी चीज भी युद्ध से पैदा हुई, जिसको एलोपैथी कहते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और लोगों को दर्द होता था, तो पेन किलर का आविष्कार हुआ था। वहां से एलोपैथी का जन्म किया और आज तक एलोपैथी पेन किलर से आगे नहीं जा पाई है। मैं पूरी एलोपैथी पे बात करने को तैयार हूं। वो सिर्फ आपको पेन किलर ही दे रही, फास्ट रिलीफ ही दे रही है। और सिर्फ एलोपैथी इसी कारण सारी पैथियों का मजाक उड़ाती है कि फास्ट रिकवरी चाहिए होगी तो मेरे पास ही आओ। अभी हमारे पास एक केस आया है, मैं आपको बता दूं। वो केस एक ऐसा केस था जो मेरे ही परिवार से रिलेटेड था। मेरी ही सिस्टर को एक दिन अटैक पड़ा है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को उनको जो है वो हार्ट अटैक पड़ा, सीवियर हार्ट अटैक था। मॉर्निंग में ही कॉल आया मेरे पास 7 बजे मेरे बहनोई का कि इसी तरीके से हार्ट में दर्द हुआ है, हम डॉक्टर के पास लेके आए और डॉक्टर कह रहा है स्टेंट डालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि देखिए, अगर आप ला सकते हैं तो मेरे पास ले आइए। अब देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, एक ऐसे आदमी को बुलाना अपने पास जो कि मुझे पेमेंट दे और फिर मारे ये उसका कोई लेना देना नहीं, उससे ज्यादा सेंसिटिव मैटर था मेरी खुद की बहन को बुलाना, जिससे मिलना कुछ नहीं है। और अगर उसे कुछ हो गया तो पूरा खानदान जो है वो कोसेगा। क्या ये रिस्क आप जितने दर्शक देख रहे हैं बता दें कि कोई लेने को तैयार होगा कि डॉक्टर कह रहा है स्टेंट डालो, नहीं 3 घंटे के अंदर इनका काम हो जाएगा? कोई लेगा रिस्क? मैंने लिया। मैंने कहा लेके आओ मेरे पास। उन्होंने विश्वास भी जताया, वो लेके आ गए। मैंने उनको फर्स्ट थेरेपी दिया, विद इन 2 आवर्स उनके हाथ का दर्द खत्म हो गया था। सेकेंड थेरेपी उनको नाइट में दिया, उनका हार्ट का दर्द खत्म हो गया था। लेकिन उनके जब टेस्ट कराए हैं 2-4 दिन बाद, तो उनके टेस्ट में आया कि इनको सीवियर अटैक हुआ था। टेस्ट उनके पहले भी हुए थे, वहां भी हो गए थे, फिर हमने और कराए तो उसमें पता लगा कि इनके सीवियर अटैक हुआ था और इनके हार्ट में इंजरी भी हुई थी। तो केवल इंस्टेंट से काम नहीं चलता, इंस्टेंट डलने के बाद कहते वो कि इसको बाईपास भी करनी पड़ेगी। तो मेरी सिस्टर लगभग 10-12 दिन तक उनकी स्थिति थी, इलाज चला, लेकिन वो 2 कदम भी चलते थे, 4 कदम, तो उनको दर्द होता था। तो ये दर्द इस बात का प्रमाण था कि जब हार्ट में इंजरी है तो हार्ट सप्लाई करने पे खून काम करे कि वो अपने को क्योर करे। तो ऐसे में हार्ट रेस्ट बोलता है कि तुम रेस्ट करो, हल्के हल्के हम खून भेजते रहेंगे, हम भी ठीक हो जाएं, फिर तुम्हें पूरा हम खून देंगे। तो उनको दर्द हो रहा था, लेकिन आज की तारीख में, आज 15 तारीख है, उनको 4 मंजिल चढ़ जाती हैं, 4 मंजिल उतर आती हैं और उनको कोई पेन नहीं है। तकरीबन इमरजेंसी का ट्रीटमेंट चला, 20 दिन अभी हुए हैं, अभी 10 दिन उन्हें मैं और रखूंगा अपने पास। तो मैं चाहता हूं और पूरे तरीके से उनकी और भी कोई चीजें हो वो भी ठीक हो, क्योंकि हम जब इलाज करते हैं तो केवल शरीर के एक पार्ट पे इलाज नहीं करते, उस पार्ट पे तो इलाज करते हैं जिसको ज्यादा जरूरत है, लेकिन और छोटे छोटे पार्ट जो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं उस पे भी काम करते हैं। तो हम उनको पूरे तरीके से क्योर कर रहे हैं। अब देखिए, ये इमरजेंसी का केस नहीं कहा जाएगा क्या? बिल्कुल, ये भी तो इमरजेंसी का केस है। और इस इमरजेंसी के केस को आयुर्वेद नहीं ले पाता,
अगर आप किसी आयुर्वेद के अभी अस्पताल में होते, कहीं होते, वो तुरंत कहते इसको ले जाओ कहीं और। नेचुरोपैथी के किसी हॉस्पिटल में होते, वो कहते भाई ये इमरजेंसी, अब ये ले जाओ इसको। और हमने उल्टा काम किया, ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे और हमने कहा आ जाओ मेरे पास, और ना मैं एलोपैथी और ना मैं कुछ, ना तो मैं कोई सेब खिलाया उनको, ना ही मैंने कोई कुछ भी। तो यहाँ पे सखा जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि आपने हाइड्रोजन के बारे में बात की कि हाइड्रोजन एक बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है हमारे हेल्थ के अंदर। इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आप ये जो थेरेपी है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थेरेपी है, ये कैसे आप देते हैं? बिल्कुल सिंपल तरीका है। हाइड्रोजन इनहेल कराई जाती है जैसे कि आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो और उसमें गंध रहित गैस है, आपको पता भी नहीं लगती कि वो जा रही है अंदर। वो तो हमें पता लगती है कि ये मशीन सही काम कर रही है और आप ले रहे हैं तो जा ही रही होगी। तो गंध रहित गैस है, तो सिंपली जैसे दी जाती है वैसे इनहेल कराते हैं। और जिस मशीन से कराते हैं वो उसे होम अप्लायंसेस की गिनती में रखा गया है। मेडिकल की साइंस ने आज तक उसको अप्रूव अपने तरीके से करने के बावजूद भी नहीं किया है। ऐसा समझिए कि मेडिकली ये तो कह रहे हैं कि आरओ का वाटर पियो, अच्छे रहोगे, लेकिन आरओ की मशीन को मेडिकल इक्विपमेंट नहीं कहा जाता। उसी तरीके से इस मशीन को भी आज तक मेडिकली जो है वो मान्यता नहीं मिली है। लेकिन कुछ देश हैं जैसे कि जापान, जैसे कि चाइना, इन देशों में अब इसका बहुत बड़ी संख्या में इस्तेमाल हो रहा है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि और भी देश हैं इस पे काम करने का विचार बना रहे हैं। लेकिन वो जो विचार कर रहे हैं, पूरी ही आप अगर इसको खोज करोगे, खूब खोज करनी चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए इसके बारे में। मैं तो खुद लोगों को सिखा रहा हूं। सच कहूं, मेरे बोलने के बाद से लोग हाइड्रोजन को सर्च करने लगे हैं कि वो ये है क्या, बवाल क्या है इस चीज में। तो मैं ये कह रहा हूं करो खोज, और तुम्हें खोज करके पता लगेगा कि हाइड्रोजन के माध्यम से ज्यादा बॉडी डिटॉक्स हो सकती है। और जैसे मैंने कहा कि मैं डिटॉक्स तो आपकी 10 दिन में कर दूंगा, लेकिन डिटॉक्स से इलाज होता है ये मत सोचिए। अब हार्ट पे किसी के अटैक पड़ा हुआ, अब हार्ट पे किसी पे अटैक करा हुआ, उससे हम बोले कि चलो तुम हमारा डाइट प्लान ले लो 90 दिन का। अब उसको अटैक पड़ा हुआ है, ये कैसे करोगे? ये कौन सा डिटॉक्स थेरेपी है जो हार्ट अटैक को रोक रही है? पहले तुरंत आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो असल बात यह है कि आप इस मॉलिक्यूल को केवल मॉलिक्यूल ना लें। जिस तरीके से क्वांटम फिजिक्स में जब देखा जाता है तो एटम की तरह रिएक्ट होता है, नहीं देखा जाने पे वेव्स की तरह रिएक्ट होता है। तो ये केवल एटम नहीं है, ये केवल मॉलिक्यूल्स नहीं है, दिस इज ए एनर्जी ऑफ गॉड। आप थोड़ा समझिए, ये चाय तो है लेकिन प्रेम से बनी चाय है। अब चाय और प्रेम से बनी चाय का बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा था कि परमात्मा को अनुभव करने के लिए विपश्यना से गुजरो, उसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि गॉड हाइड्रोजन के पीछे खड़ा हुआ हमारे बीच में है। तुम उसे हाइड्रोजन मत देखो, और फिर वो गॉड हो जाता है। और तुमने उसे हाइड्रोजन देखा तो ले लो हाइड्रोजन। अभी राइट नाउ हमारे पास केस चल रहा है, एक गॉल ब्लैडर में जो है उस लड़के को एक तरीके से गॉल ब्लैडर निकालने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया। अब क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। अब ज्यादातर पथरी के केसेस में निकालते हैं, लेकिन उसकी पथरी तो थी, फिर पथरी निकली, अब उसमें गांठ हो गई। अब उसकी गांठ इतनी बड़ी है कि वो गॉल ब्लैडर किसी काम का नहीं रहा, तो उसको हटाना। अब ऐसा केस मेरे पास चल रहा है और वो लड़का अब अपने को एनर्जेटिक फील कर रहा है। अभी हम, क्योंकि उसका लगभग 3 महीने का ट्रीटमेंट है, तो लगभग हम उसको 1 महीने बाद उसका फिर टेस्ट कराएंगे। तो अभी उसको लगभग 15-20 दिन हुए। कहने का अर्थ यह है कि इस तरीके के केस चल रहे हैं। हार्ट में स्वेलिंग लोगों के आ गई है, ऐसे केस चल रहे हैं। एक डॉक्टर का केस चल रहा है जो कि खुद 34 साल से बीमार हैं और उनको कोई आज तक ठीक नहीं कर पाया। पूरी बॉडी में ही उनकी तकलीफ है, क्या तकलीफ नहीं है उनके पास, ऐसा समझिए। अब उनका केस थोड़ा अलग तरीके से चलता है। वो ये है कि उनका 40 डेज निकला था, लेकिन वो 10 डेज के 4 पार्ट में उनकी थेरेपी ले रहे हैं। तो तीसरे सेशन में वो कहती हैं कि मेरी बीमारियां तो मेरी
सब लगभग गायब ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, अब क्योंकि उनकी एज भी है 65 है। अब देखिए क्या होता है, एक और छोटी सी बात होती है, वो भी मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा। कई बार लोग आ जाते हैं और मेरे पास से ट्रीट कराते हैं, तो जो प्रॉब्लम लेकर आते हैं मैं उस पर काम करता हूँ। अब लंबे प्रॉब्लम के बीच में किसी दिन उनको खांसी भी आ जाती है, अगर आज सखा जी खांसी, अरे तो मैं कहता हूँ भाई साधारण जीवन भी चलने दो, खांसी जुकाम भी चलेगा, इलाज भी चल रहा है। तो क्या होता है कि हम डॉक्टर से एक पुरानी समय में से ना, हम उससे भगवान वाला उम्मीद करते हैं सभी कुछ सुधार दे। फिलहाल मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझसे भी उम्मीद करते हैं। तो मैं एक बताता हूं कि देखो, ये जो चीजें छोटी मोटी चीजें अप डाउन होंगी, एनर्जी जब एक एक हिलाई जाती है आपको ठीक करने के लिए, तो और एनर्जीज पे भी इंपैक्ट पड़ते हैं। अब मेन चीज ये है कि प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है उस पर काम होना चाहिए। 3 चीजें करता हूं किसी के साथ भी। पहला, उनको भगवान स्वास्थ्य दे। दूसरा करता हूं कि भगवान उनको धर्म की थोड़ी सद्बुद्धि प्रदान करे। और तीसरी चीज, परमात्मा उनके जीवन में थोड़े धन की, थोड़ा व्यवसाय चल जाए, थोड़ा उनके नियर के संबंध उनके अच्छे हो जाएं, जिससे उनके दिमागों पे तनाव कम रहे। क्योंकि तनाव के कारण क्या है, धन नहीं मिल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, पत्नी से झंझट है, इमोशनली झंझट है, पड़ोसी। तो एक इमोशनली बैलेंसिंग का काम, तो 3 काम मिलके करता हूं मैं एक ही वक्त में, कि वो थेरेपी से जब गुजरते हैं तो मैं उन्हें 3 चीजें देता हूं। और ऐसे भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि जो लोग यहाँ आए थे काम करने, मतलब अपने इलाज के लिए, और फिर उनका अचानक ही व्यापार भी चलने लगा और अचानक ही उनका सब कुछ भी होने लगा। वो कहने लगे बड़ा मजा आ रहा है कि ये कैसे होने लगा। तो मैंने कहा ये मेरा वेलनेस में हम ये मान के ही चले थे कि हम आपको बेहतर के लिए काम करेंगे। और बेहतरी का जो हमने अभी तक पकड़ा है कि आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब है और आपका माइंड डिस्टर्ब है, तो हम उसको भी काम करेंगे कि कैसे वो सही। इसीलिए हमारे यहाँ जो अस्पताल का एनवायरनमेंट है, अगर कोई देखेगा आके तो बोले तो हैरान हो जाएगा, ये अस्पताल तो लगता ही नहीं, ये तो बिग बॉस हाउस लगता है कोई, कि जिसमें पूरे उसमें घास बिछी हुई है और ही हा हो रहा है, डांस हो रहा है। यहाँ तो सब गप्पे मार रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, यहाँ बीमार तो कोई नजर ही नहीं आता, जबकि सभी सीवियर पेशेंट हैं। तो एनवायरनमेंट भी ऐसा दिया है। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं, अभी एक पति पत्नी इलाज करा के गए, वो जाते वक्त कह लगे हमें जाने का मन नहीं हो रहा है। तो मैं एक अलग ढंग से काम कर रहा हूँ, मुझे तो ना आप अस्पताल की श्रेणी में रखें। अब वेलनेस नाम इसलिए रखना पड़ा, देखिए कि आएंगे तो बीमार ही, अंदर उनको बहुत कुछ मिलेगा। और देखिए देखिए मैं एक सन्यासी आदमी हूं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो भी एक चाह, या ऐसा कह लीजिए कि होता है कि मैं अपना ज्ञान जगत को बांट दूं। इसके लिए अपने तरीके से डिसाइपल बनाने के लिए लोग बहुत तरीके से काम करते हैं। स्वर्ग नरक के लालच हैं, डर हैं, ये दिए जाते हैं, है ना। या वो कोई खास कलर के कपड़े पहनने पड़ते हैं, या कोई खास कलर की कोई और बातें करनी पड़ती हैं, तो डिसाइपल बनाने के लिए लोग करते हैं ना, दुनिया बदलने के लिए। तो अच्छा आप ऐसा कर लीजिए, हमने डिसाइपल्स एक नए तरीके के तैयार करने का ढंग खोज लिया कि पहले बीमार आएंगे, बीमार ज्यादा पड़े, सबसे बड़ी संख्या डिसाइपल की बीमारों की है, तो बीमार आएंगे, हम स्वस्थ भी उनको करेंगे और उनको धर्म भी देंगे। ये मेरा ढंग है। जी जी। एक सवाल यहाँ पे आ रहा है मेरे दिमाग में, वो ये कि जैसे आपने क्रिटिकल केसेस की बात की, और ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज है। और आपने जो पॉइंट पहले भी बताया कि क्रिटिकल केसेस को जनरली कोई सो कॉल्ड लाइक हाथ नहीं लगाना चाहता, बिकॉज और ज्यादातर उनको फिर एलोपैथी के हॉस्पिटल की तरफ भी डायरेक्ट करते हैं। जिनको आपने ट्रीट किया उनको फायदा भी पहुंचा। तो जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, जैसे कैंसर के बहुत सारे केसेस हैं, किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हमारे भी चैनल पे बहुत सारे इस तरह के कमेंट आते रहते हैं, किडनी लीवर वगैरह, किडनी ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन होता जा रहा है, लीवर सिरोसिस और इस तरह की प्रॉब्लम बहुत। तो ये जो 2-3 जो मेन जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज्यादा है। डायबिटीज वगैरह तो खैर अलग ही है लेवल। हाँ, तो वो ये बहुत जो छोटी बात। क्रिटिकल जो ये 2-3 जो मेन एलिमेंट्स, जो प्रॉब्लम्स आजकल हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं, इनके ट्रीटमेंट में ऑन एन एवरेज आपका क्या रहता है? मतलब मैं जहां तक समझ रहा हूं कि आपने कहा कि हर एक का एक अलग तरीके से आप उसका इंडिविजुअल केस देख के आप डिसाइड करते हैं, लेकिन फिर भी एक मोटा अगर देखा जाए तो कितना का ड्यूरेशन रहता है इस तरह के क्रिटिकल केसेस को हील होने में टाइम लगता है?
देखिए, क्रिटिकल केसेस जहां तक जो होते हैं, उसके भी क्राइटेरिया हैं, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, लेवल्स होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि फोर्थ लेवल का केस आए कैंसर का, फोर्थ लेवल का, जो हर तरीके से डैमेज महसूस करता हो, तो उसको 1 से 1.5 साल लग सकता है। और अगर फर्स्ट लेवल पे है तो मैक्सिमम 3 महीने। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, बच्चे को एक छोटे से भ्रूण से लेके और 3 किलो तक बच्चा बनने के लिए 9 महीने लगते हैं, जिसमें मां की कितनी सारी एनर्जी लगती, और 9 महीने में 2-3 ऋतुएं भी शामिल हो जाती। तो एक आदमी जो जितनी बड़ी प्रॉब्लम से ग्रसित है, इसका मतलब है उस बड़ी प्रॉब्लम के लिए उसे कई तरीके की ऋतुएं और कई तरीके की चीजों ने प्रेशर देके उस स्थिति तक पहुंचाया होगा। वही बात की गांठें लगी हैं तो बहुत क्रिटिकल गांठ है, तो बहुत क्रिटिकल गांठ को सुलझाने के लिए पहले उसे समझना और खोलने में भी समय लगता है। सभी गांठ तो एकदम नहीं खुल जाती। तो जितनी क्रिटिकल होगी, थोड़ा टाइम टेकिंग होती है। उस टाइम टेकिंग में ज्योतिष का इतना जो है, अगर कोई कहे कि ज्योतिष से समय निकाला था, कई बार लोग होते हैं ना कि स्वामी जी आपने ज्योतिष से समय निकाल के बता दिया तो हम ठीक हो ही जाएंगे, इसका मतलब हमारे लिखा हुआ भाग्य में है कि हम 3 महीने में ठीक हो जाएंगे। नहीं, ज्योतिष ये नहीं बताता कि आपका भाग्य है कि 3 महीने में आप ठीक होने वाले हो। ज्योतिष और कुछ बताता है। ज्योतिष हमारी थेरेपी को बताता है कि इस थेरेपी के किस किस टाइम का उपयोग करके डेली हम उस आदमी को बेटर हील कर सकते हैं। हीलिंग पीरियड्स होते हैं ना, आप हर व्यक्ति का अलग है। कोई व्यक्ति शाम को एक्टिव महसूस करता है, कोई मॉर्निंग में एक्टिव महसूस करता है, कोई आफ्टरनून में, कोई नाइट में। निशाचर होते हैं वो रात में घूमना पसंद करते हैं, योगी होते हैं वो मॉर्निंग में घूमना पसंद करते हैं। तो ये अलग अलग लोगों के हिसाब से क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, बस वहां पे हम ज्योतिष का सजेशन लेते हैं बहुत। कोई ऐसी कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस, जिनका इस थेरेपी से, इस पद्धति से इलाज नहीं भी हो सकता? क्या कोई ऐसी है कंडीशंस? अगर किसी की बॉडी में कोई पार्ट ही नहीं है तो ये थेरेपी पार्ट नहीं बना सकती। दूसरी चीज, अगर किसी की बॉडी में बाहर की कोई चीज डली हुई है, जैसे आप कहें कि हमारे पैर में रॉड पड़ी हुई है, तो मैं ये कहूंगा कि बाकी चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन रॉड के वजह से जो चीजें आप में हो गई हैं उसको नहीं ठीक कर सकती। तो ये जो है ना, नेचुरली शरीर जो आपको दिया हुआ है, उसमें जो आपके प्रॉब्लम हो गई है, जिसका कारण भी नेचर है। आप थोड़ा समझें, मतलब वो जो एनर्जीज हैं वो मतलब बट नेचुरल नहीं है, नेचुरल ही है। और वो एनर्जीज के कारण ही आप बीमार हैं, अप डाउन के कारण, तो उसे भी मैं नेचुरल मानता हूं। तो नेचर में, नेचर की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है उसको नेचर के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। जी, ठीक है। तो अभी जैसे अभी एक केस हमारे पास आया है, मतलब अभी रिसेंटली आज ही मुझे बताया गया था, थोड़ी देर पहले ही, कि एक बच्चे के जो है वो शरीर में कोई एक छोटा सा पार्ट नहीं है। मैं पूरा नहीं बोलना चाहूंगा, कोई पार्ट एक नहीं है, और वो 12-13 साल के बच्चा है। पिता को अभी पता लगा तो उन्होंने रिसेंटली कॉल कर लिया। अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो पार्ट नहीं है पैदा होने के साथ ही, इसका मतलब परमात्मा को ऐसी जरूरत थी ही नहीं कि उसके शरीर में वो पार्ट हो चले। और वो 13 साल तक जी रहा है तो 130 साल तक ही जी लेगा। उसमें अब थेरेपी पार्ट बना देगी ये जरूरी नहीं, पार्ट नहीं बना सकती। दूसरी चीज, कई बातें और होती, जैसे हम और आप चश्मा लगाए बैठे हैं। एक और मैं आपको मजाक वाली बात कर रहा हूं, लेकिन हम और आप चश्मा लगाए बैठे हैं, लोग मुझसे कहते हैं आप अपना चश्मा क्यों नहीं उतार देते, उसको ठीक कर लीजिए। ये कहते हैं मुझसे लोग। तो मैं उनसे कहता हूं कि इसे भी मैं उतार सकता हूं। मैं अपने ऊपर थेरेपी पे वो काम करके इसको भी कर सकता हूं, लेकिन वो जो मेरी एनर्जी है जिसको मैं छेड़ूंगा, उसकी वजह से मुझे कुछ नुकसान भी होंगे।
वो मुझे पता है, और फिलहाल उन नुकसानों को लेने का मेरा अभी कोई मूड नहीं है। राइट नाउ मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं वो नुकसान लूं, तो मेरे लिए चश्मा आसान है। भाई देखिए ना, मैं एनर्जी को समझ रहा हूं ना, कि इस एनर्जी से मुझे क्या करना है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप बृहस्पति अपना एक्टिव करेंगे तो आप में ज्ञान की वर्षा होगी, लेकिन आप शनि एक्टिव कर लेंगे तो आप में इमोशन की वर्षा होने लग जाएगी। आपको लगेगा आपने सत्य जान लिया, लेकिन आप सत्य बिल्कुल नहीं जानते होंगे। अब आपको क्या चाहिए? अगर आप समझदार हो चुके हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं। हम लोगों को बता भी देते हैं कई बार कि देखिए, ये आप अगर चाहते हैं कि आप ये हो, तो आपकी एनर्जी पे जब हम काम करेंगे तो इसमें ये चीजें भी आएंगी। जी। यहाँ पे एक और जो सवाल है वो ये कि ये थेरेपी ली, ये जो भी आपका ट्रीटमेंट जैसे आपने बताया कंडीशन के हिसाब से जितना भी इसका ड्यूरेशन रहता है वो लिया, उसके बाद का प्रोसीजर कैसे रहता है? क्या आप कोई खास नियम बताते हैं कि वो ट्रीटमेंट होने के बाद फिर वो नियम को फॉलो करें ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो? क्योंकि जो भी प्रॉब्लम हुई है जैसा आपने बताया वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई, उससे वो प्रॉब्लम हुई। तो कोई आप आगे की थेरेपी बताते हैं जो वो घर जाके कर सके या फॉलो कर सके ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो? देखिए, हम इंसान को जब भी ठीक करते हैं तो निश्चित ही हम उसकी उन एनर्जियों की बात उससे करते हैं। यहाँ हम पूरे वक्त जब वो रहता है तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन सबसे मिलता हूँ, हम लोग गप्पे भी मारते हैं, बातचीत भी करते हैं, सब समझते हैं। वो भी मेरा एक खेल है। तो उसके तहत ही हम धीरे धीरे उसे इतनी समझ बढ़ा देते हैं कि उसे पता लग जाता है कि वो फॉल्ट कहाँ पे चल रहा था। और उसको वो फॉल्ट, देखिए, एक तो ये होता है किसी से कहें अपने स्वभाव में क्रोध कम करो। अब वो कहें क्रोध कम करो, तो अब वो क्रोध कहेगा कम कैसे करें, में तो आ जाता है। तो हम उसे फिर कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये इस तरीके से करेंगे तो आपका क्रोध कम हो जाएगा। लेकिन क्रोध कम करने के नुकसान भी बता देते हैं। कई बार ऐसा भी हम बताते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई चीज अच्छी होगी लेकिन उसके साथ क्रोध भी आएगा। अब जैसे हमारे साथ एक लड़का जो था वो इलाज करा के गया, तो पहले वो डिप्रेशन में था, उसका काम भी सब बंद था, सब बिल्कुल बर्बादी सी थी। अब उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला, उसकी एनर्जी ऐसी एक्टिव हुई कि अब उसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड भी आ गई, पैसा भी आने लगा, वो एंजॉय करने लगा। लेकिन हमने उसे ये भी बताया कि इसके साथ साथ तुम ट्रू मैन भी होने लगोगे। तो एक दिन पुलिस वालों से भिड़ गया। अब पुलिस वालों को उसने पीट दिया। अब पीट दिया तो पुलिस वाले थाने ले गए। अब उसकी माँ का फोन आया कि मेरे बेटा थाने चला गया। मैंने कहा अब भाई वो इलाज मैंने किया उसका डिप्रेशन का, लेकिन जिस एनर्जी से वो इलाज होगा वो एनर्जी ट्रू एनर्जी होगी। अब एक आदमी डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? क्योंकि वो अपने मन में बहुत सी चीजें दबा रहा है। तो उसे हम ऐसी एनर्जी से परिचित करवा रहे हैं जिससे उसके मन की वो चीजें निकालने का साहस कर सके। तो जब वो साहस करेगा तो ट्रू मैन होगा। जब ट्रू मैन होगा तो इस झूठे जगत में उसके दो चार पंगे तो होंगे। तो अब मैं उनकी मां कहने लगी आप मेरे बच्चे को ताकि क्रोध कम हो जाए ऐसा कुछ कर दो। मैंने कहा फिर वो डिप्रेशन चला जाएगा। अब देखिए, अब बड़े मजे की चीज ये है कि एक मैं आपको छोटा सा और किस्सा बताता हूँ कि एक बार मैंने एक व्यक्ति का, उस समय मैं ये थेरेपी नहीं करता था लेकिन ऑनलाइन ही लोगों को ध्यान वगैरह के माध्यम से और चीजों के माध्यम से ठीक हील करता था। तो एक अमेरिकन मेरे क्लाइंट हैं, तो उनकी माँ जो थी वो बिल्कुल एकदम ऐसे रहती थी जैसे कि मतलब सेंसलेस, बिल्कुल एकदम ऐसी लाइफ जी रही थी। तो वो ये चाहता था कि उनमें सेंस आ जाए, तो उसने अपना तो इलाज कराया था, वो ठीक हुआ था, मुझे पसंद करता है, तो उसने कहा मेरी मदर को भी कर दीजिए। मैंने उनकी मदर के लिए ट्रीटमेंट बताए और वो वैसे करके एकदम एक्टिव हो गई। अब जब एक्टिव हुई तो जो मदर पिछले 8-10 साल से बिल्कुल शांत रह रही थी, घर में कोई डिस्टरबेंस नहीं करती थी, अब उसी ने कहना शुरू कर दिया कि ये बेटा झाड़ू लगाया वहां गंदा रह गया। बहू को बोल दिया। अब 10 साल बाद अचानक ही बहू को झाड़ू का ज्ञान देने लगे कोई। अब बहू इरिटेट होने लगी, यार ये बेकार ठीक हुई। तो अब उसने मुझसे कहा स्वामी जी इनको इनको फिर वैसे ही कर दें।
अब देखिए, ये जो चीजें हैं हमें इनको समझना पड़ेगा। ये जो जीवन है जिसमें हम अनुभव के पीछे भागते हैं, इस अनुभव की एक उम्र होती है और अनुभव उम्र के साथ ही आता है। अब जवान चाहता है अनुभव आ जाए, और अनुभव जब आएगा जवानी बचेगी नहीं। ये जो एनर्जीज होती हैं ये ऐसे वर्क करती हैं कि एक एनर्जी आप लेंगे तो दूसरी एनर्जी को डिस्टरबेंस होगा थोड़ा सा, फिर वो एनर्जी अपने रिएक्शन देगी। अब हमारा काम सिर्फ ये होता है कि उसको फायदे अधिक हो, नुकसान थोड़ा सा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली बात हो गई कि क्या रिटर्न आपको बैलेंस है कि नहीं है, और आपको बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। बस लेकिन एक चीज मैंने देखी है, आज तक जितने भी क्लाइंट ठीक होके गए हैं वो मस्त हैं। हाँ, उनकी वजह से आस पड़ोसी त्रस्त तो हो सकते हैं, या फिर उनके व्यवहार में चेंज की वजह से कुछ और दिक्कतें लग सकती, लेकिन वो लोगों ने हमसे कभी कंप्लेन नहीं की, वो आनंदित हैं। और मेरा मानना है कि कोई आदमी सही और गलत हम तभी डिसाइड करते हैं जब वो आनंदित है। जो व्यक्ति आनंदित है वो ठीक है, जो व्यक्ति आनंदित नहीं है वो गलत है। मेरी सिंपल सा परिभाषा है। अगर आप आनंदित हैं आप ठीक हैं, अगर आप आनंदित नहीं हैं आप गलत हैं। कि मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। मैंने बहुत सालों से कोई मेडिसिन नहीं ली, मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, मैं अपना एक पर्टिकुलर मेरा तरीका है, मैं उस तरीके को फॉलो करता हूँ, मैं स्वस्थ रहता हूँ। तो क्या मेरे को, लेकिन हाँ, एज के साथ हम कहते हैं जनरली की प्रॉब्लम्स आती हैं, आ सकती हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो क्या ये हाइड्रोजन तो थेरेपी है, क्या मेरे को अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए या हमेशा फिट रहने के लिए ये लेनी चाहिए? क्या घर में कोई ऐसी चीज मुझे लगानी चाहिए, या कोई ऐसा खाना है, मुझे स्पेशल कोई खाना ऐसा खाना चाहिए जिसमें कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मुझे ज्यादा मिले? देखिए, सच कहें मेरा बहुत इस पे आपने नया विषय छेड़ा है और मैं इस पे सोच ही रहा था कि कुछ इस पे किया जाएगा। मैं बहुत जल्द ही इस विषय पे काम करना चाहता हूं कि जो लोग भी एक वर्ग है जिसको अपने घर में जो अपने स्वास्थ्य पे काम करता है, कुछ खर्चा भी करता ही है। अगर एक आदमी कुछ अच्छा भोजन ही खाता है या डाइट ही अच्छी प्लान लेता है तो वो भी तो खर्चा है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसी हमारी मतलब थेरेपी है जिसमें आप पिज्जा खा के भी स्वस्थ रह सकते हैं, उतने ही स्वस्थ रह सकते हैं जितने आप सेब खा के और अंगूर खा के रह सकते हैं। तो जब आप सेब और अंगूर खा के स्वस्थ रह सकते हो, पिज्जा खा के भी स्वस्थ रह सकते हैं, तो फिर अपने चित्त को हम पिज्जा और सेब के बीच फाइट क्यों करवा रहे हैं? आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आज घर में ऐसे माहौल हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को अपना दमन कर रहे हैं, उनका अपने ज्ञान उन पे थोपने के लिए, और फिर उससे बहुत मतभेद पैदा हो रहे हैं। तो कहना ये चाहता हूं कि हम इस पे काम करना चाहते हैं कि अब घर घर वो मशीन हो, क्योंकि मशीन तो लेनी ही पड़ेगी। और साथ साथ मैं छोटे छोटे गाइडेंस दूंगा उन लोगों को जो उस मशीन को यूज कर सकें। क्योंकि देखिए, मशीन के संबंध में मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसे हैं जो मशीन के संबंध में मुझे फोन कर रहे हैं आजकल। वो कहते हैं आप मुझे बता दीजिए, मशीन ले लेते हैं, अब घर में हम उसका इलाज शुरू कर दें। अब मैं कहता हूं यार, तुम ऐसे कह रहे हो कि भगवान की मूर्ति दे दो, मुझे लाऊंगा, मैं घर पे पूजा शुरू कर दूंगा। लेकिन सारे मेथड ही अगर तुम्हें पता हो तो फिर पंडितों की क्या जरूरत है ना। तो उसी तरीके से बात यह है कि ये इतना आसान नहीं है। इसमें मशीन में 40,000 रुपए 50,000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, बल्कि 80,000 से एक सही स्टार्ट होती है, और 40 लाख रुपए तक की मशीन। अब 80,000 से 40,000 रुपए तक की रेंज की मशीनें हैं। हम जो मशीनें यूज कर रहे हैं उसमें 4.5-5 लाख रुपए तक की मशीनों पे हम जा चुके हैं भाई। उससे ऊपर का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज्यादा बड़े लेवल पे भी काम कर सकें। लेकिन हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बाहर से मशीनें आती हैं, मोदी जी की असीम कृपा की वजह से जीएसटी और सब भी इस पे हमें देना पड़ता है, ट्रांसपोर्टिंग खर्चे होते हैं और महंगा हो जाता है मामला। तो अगर सब कुछ सही रहा और भारत के लोगों को एक ईमानदारी से काम करने की चाहत रही, तो इस मशीन का निर्माण भी हम यहाँ करवा सकते हैं। हमने वैसे अपने इंडिया में भी मशीनों का निर्माण करवाया, तो मैं आपको उसके संबंध में भी एक जानकारी दे देता हूं। मैं तो सब बात बताने बैठा हूं यहाँ। इंडिया में जब मशीन का निर्माण करवाया तो जिस व्यक्ति को हमने चुना, मुझे वो अच्छा लगा। मैंने कहा कि ये अच्छा व्यक्ति है, इससे हम लेते हैं। वो उसका भाव अच्छा था, और ये मशीन उन्होंने जब शुरू में हमें बना के दी तो वो भाव के तहत
दी और बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पास पेशेंट आए और उन पेशेंटों ने, वो आजकल तो बहुत सिस्टम आसान है, मशीन के फोटो लो और सर्च मारो, खोजना शुरू कर दो, उन्होंने भी खर्च करी और उनके पास पहुंचने लगे। तो उनको एकदम इसमें बिजनेस आइडिया और पैसा कमाना, और मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या आ गया होगा उनके अंदर। वो सीधा सीधा जो थे, उसके बाद मैं कहता हूं भ्रष्ट हो गए। उसके बाद भी हमने उनसे मशीनें मंगवाई। तो पहली बात तो मशीनों के लेने के दौरान बहुत उन्होंने प्रॉब्लम की, और उसके बाद जो है उन मशीनों के वैसे इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखाई दिए जैसे इम्पैक्ट मुझे पहले वाली मशीन के आ रहे थे। तो आप ये समझें कि एक मूर्ति वो है जो आपने एक मजदूर को मजदूरी देके बनवाई है, और एक मूर्ति वो है जिसे मीरा अपने हाथ से खाना खिला रही है। ऐसे में हमें, मतलब जो मशीनों का निर्माण करते हैं, आप शायद थोड़ा सा इसमें अजीब सा महसूस करेंगे, जो निर्माण करते हैं, हमने उन लोगों की भी कुंडलियां मंगवाई और उनकी कुंडलियां भी हमने रिसर्च की कि ये किस भाव से करते हैं। दिस इज ए गेम ऑफ, हाँ, दिस इज ए गेम ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी किस लेवल पे काम कर रही है, उस पे भी काम करना पड़ता है। तो रिसेंटली भाई अभी हम जिससे मशीनें लेते हैं वो बहुत भाव से बना रहे हैं, वो यहाँ के नहीं है, बाहर से आती हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर उनका भी भाव बिगड़ता है तो फिर हम और खोज करेंगे। हम अपने आप भी प्रयास कर रहे हैं कि हम कर सकें, लेकिन इंडिया में जिस तरीके की दिक्कतें होती हैं, अभी मुझे लगता है साल 2 साल तक हम शायद इसको यहाँ निर्माण ना कर सकें। लेकिन हो सकता है मेरी बात सुन के कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां कूद पड़े इस काम में और वो कहें अब हाइड्रोजन का जमाना आ गया है, और मशीनें बना के और लोगों को बेचने लग जाएं, और लोग स्वास्थ्य के नाम पे इसका खेल शुरू कर दें। इसकी पूरी संभावना है। आज मैं बैठे बड़े हृदय से कहता हूं कि हमने इसको 8 सितंबर से शुरू किया था। आप नोट कर लीजिए, 8 सितंबर 2022 को मैंने इस पूरे रिसर्च के बाद इसको एक्टिव किया था। 8 सितंबर 2022 से पहले मेरी तरीके से कोई काम पूरे वर्ल्ड में कर रहा हो तो वो बता दे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको कि आने वाले 1 वर्ष में आपको 10-20 लोग तो इसमें शुरू हो ही जाएंगे कि हमें भी आ गया है ज्ञान, हमारे पास भी ज्योतिष हैं, हमारे पास भी हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ ये छोटा होगा, हो सकता है कोई मल्टीनेशनल कंपनी आ जाए, धीरू भाई, वो अंबानी टाइप, अडानी टाइप के, वो कहें कि हर घर में अब हम मशीन दे देंगे, और ये काम, इससे बेस्ट काम नहीं है। लेकिन एक बात मैं फिर कह देता हूं, आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक भी क्वांटम फिजिक्स को देखने के बाद ये कहने लगा कि मैं गलत था अभी तक। तो ये मशीन केवल मशीन नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। इसका इतनी आसानी से अगर कोई कहे कि हम लेके यूज शुरू कर दें, कर सकता है, लाभ नहीं मिलेंगे। ये बात मैं कह रहा हूं, करके देख ले। देखिए, हमारे यहां कोई एम्प्लॉय नहीं है, हमारे यहां सभी लोग जो इसके काम में लगे रहते हैं वो सन्यासी हैं, वो मुझे गुरु मानते हैं, सभी लोग वो हैं। और एक हमने अभी अपने साथ में जोड़े भी हैं, वो उनके अंदर भी मैंने सन्यास का थोड़ा पुट देखा, तो उनको हमने रखा। ठीक है, हम उनको थोड़ा पेश करते हैं क्योंकि उसकी उनको जरूरत भी है, तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनका भाव अच्छा है। तो अभी मेरे पास कुछ लोग आते हैं, जैसे अभी एक व्यक्ति आए थे, हमारे मित्र ही थे, वो कहने लगे हम ये काम करना चाहेंगे और हम दिन रात एक कर देंगे मेहनत करके। तो मैंने कहा क्षमा करें, ये मजदूरी का काम नहीं है, हमें आपकी मेहनत नहीं चाहिए। तो बोले मेहनत नहीं चाहिए तो फिर आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे सुकून चाहिए। आप सुकून, आप बोले मैं इसे बड़े सुकून से करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ये कोई बिल्डिंग थोड़ी ना बनाना है किसी आप मेहनत करके करेंगे। अब लोग ये नहीं समझ पा रहे कि अब जैसे मुझे आप देखिए, बड़े मस्ती से बैठा हुआ हूं, मस्ती सा ही मेरा जीवन है, कोई मुझे देखेगा कहेगा काम तो कुछ करता नहीं, आराम आराम से कर रहा है। हाँ, ये इतने ही आराम से होगा। पहली बार जगत में एक ऐसा कार्य आया है जो कार्य सिर्फ वही लोग कर सकेंगे जो परम आनंद को उपलब्ध होंगे। पहली बार ही कबीर के लिए कोई जॉब आई है। तो कोई कबीर हो कहीं बैठे हुए तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं।
मैं आपसे एक सवाल जरूर और पूछना चाहूंगा, वो ये कि जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं उनमें से कोई भी अगर ट्रीटमेंट आपसे लेना चाहे, आपसे एडवाइस लेना चाहे, तो वो आपको कैसे संपर्क कर सकता है, आपकी टीम को कैसे संपर्क कर सकता है, उसकी जानकारी। देखिए, हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देते हैं, वो आप नंबर जो है स्क्रीन में नीचे चल जाएंगे और वो नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम से आपकी बात होगी और वो बात में आपको पहले यही कहेंगे कि आप पहले फॉर्म भरिए। जिस फॉर्म की एक फीस होती है 2100 रुपए, वो आपको देनी होगी। उसके बाद हम आपके फॉर्म की स्टडी करेंगे और 2 दिन के अंदर आपको हम रिटर्न कॉल करके पूरा बताएंगे कि क्या है। मैं एक चीज अशोक जी और कह देना चाहता हूं यहाँ पे सभी दर्शकों को कि वो ये ना समझें ये 500,000 रुपए का इलाज है। ये मैं पहले कह देना चाहता हूं, ये महंगी थेरेपी है, इसमें खर्चा अधिक होता है। और ये जो है, अगर कोई ये इसलिए सुनने लगा है कि अब तो सन्यासी हैं तो सन्यासी मुफ्त में देंगे, ऐसा बहुत लोगों की चाह होती है कि सन्यासी तो मुफ्त में देता है, बाबा रामदेव तो देखो जगत कल्याण कर रहे हैं। तो आपको मालूम है मुफ्त में देने वाले लोग क्या करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा, मैं आपसे कीमत दूंगा, और कीमत इसकी ज्यादा होती है, ये मैं पहले कह दूं। आदमी का इसमें इलाज का खर्चा 11,000 रुपए पर डे का आता है, जो यहाँ रह के इलाज कराता है। और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 महीने 4 महीने का उनका वक्त निकलता है, तो वो अपने घर रह के भी कर सकते हैं। उसके लिए हम उन्हें मशीन प्रोवाइड करते हैं, उसमें मिनिमम खर्चा 6 लाख रुपीज का आता है, क्योंकि उनको ही मशीन देते हैं और वो लंबे इलाज अपने घर में कर सकते हैं, 1.5 साल निकले। एडवाइस हम यहीं से करते हैं, रिजल्ट सेम होते हैं। हाँ, एनवायरनमेंट का थोड़ा असर तो होता है, वो तो अलग बात है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी महंगी हैं। तो आप जब हमें कॉल करेंगे, फॉर्म भरने को कहा जाएगा जिसकी फीस 2100 रुपए है। अगर हम किसी वजह से आपको ऐसा पाते हैं कि आपका इलाज हम नहीं कर सकते, तो 2100 रुपए आपको वापस हो जाएंगे। अगर हम आपका इलाज कर सकते हो तभी हम उसको आगे बढ़े, और फिर हम आपको बताएंगे कि कितने दिन और क्या चीजें आप जो हैं वो खर्चे आपके होंगे और कितने दिन लगेंगे आपके इस इलाज को होने में। तो ये जो है हमारा प्रोसेस रहता है। तो इन नंबरों पे कॉल करके आप जो है संपर्क कर सकते हैं। और फिर अगर आप यहाँ इलाज कराना चाहें उसके लिए भी व्यवस्था है, और आप अपने घर रह के इलाज कराना चाहें उसकी भी व्यवस्था है। और कई बार ऐसा भी केसेस आते हैं जिसमें कोई जरूरत नहीं है किसी को कि ये थेरेपी देनी पड़े, उसको जो है हम ऐसे ही कोई एडवाइस करके भी ठीक कर सकते हैं छोटी मोटी। तो उस कंडीशन में बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं और मैं उनको बता के उसको ओके धन्यवाद सखा जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली, एक नया पर्सपेक्टिव एक्चुअली जानने को मिला आज, जिसमें कि अक्सर जैसे मैंने सेशन के शुरू में भी बोला कि अक्सर हम लोग डाइट की बात करते हैं, प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, कोई एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, प्राणायाम की बात करते हैं, तो ये एक कॉमन धारणा है। आपसे जो आज सीखने को मिला वो बिल्कुल नया था, और मेरे लिए भी एक डिस्कवरी थी, मेरे लिए भी एक नई जानकारी थी बिल्कुल, और मैं भी इनफैक्ट इस चीज के बारे में भी और थोड़ा और जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके दर्शक जो हैं, जैसे आपने कहा था कि बहुत से दर्शक हैं जिनको लीवर सोराइसिस है या किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है या कुछ, मैं आपको बताऊं ये सारे वो रोग हैं जो हम बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं बिना इलाज। और मैं फिर कह रहा हूं, हम बीमारी देख के नहीं करते हैं, हम पूरे व्यक्ति का एनालिसिस करते हैं और सभी तरीके की बीमारी का इलाज है पॉसिबल। देखिए फिर कह रहा हूं, परमात्मा जब इलाज करेगा तो उसके लिए क्या बड़ी बात होगी, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जी, और ये बहुत बड़ी बात है जैसा आपने बताया कि सब तरह की बीमारी का है, और जब मैं एक जो इंडिकेशन मुझे बार बार आ रहा है कि क्रिटिकल केसेस का भी आप बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आप उन बीमारियों को, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, गायब कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये मुझे यकीन है कि देखिए समस्या रहती है, प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बहुत लोगों को रहते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो जानकारी है इससे लोगों को एक नई दिशा में जानकारी तो मिली ही मिली है, लेकिन इसके साथ ही शायद यहाँ से लोगों को हल भी मिल जाए। ऐसे लोग जिनको कि कहीं और से कोई लाभ नहीं हो पा रहा, सब जगह से अपनी उम्मीद खो चुके हैं, वहां पर अगर एक ऐसी नई ज्योति मिल जाती है, प्रकाश मिल जाता है, एक नया रास्ता मिल जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद है इस सेशन से लोगों को फायदा मिलेगा। और तो जैसा कि बताया सखा जी ने, जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो वो उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी टीम से बात कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं कि कैसे आप फिर ये कंसल्टेशन जो है इसको अवेल कर सकते हैं।
सखा जी, आपने समय निकाला हमारे साथ आज इस बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, अंत में एक बात कहूंगा बड़ी प्यारी सी। मैं कभी बोला करता था कि कृष्ण ने गीता कही कम, अर्जुन ने कहलवाई ज्यादा। मुझे भी अपनी गीताओं के लिए अर्जुनों की तलाश है। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक अर्जुन की छोटी सी भूमिका निभाई और मुझसे वो निकलवाया जो कि मैं चाहता था कि निकले। और लोग भी, आप भी अगर कभी और अवसर देंगे और हम लोग बात करेंगे तो आप जी, और हमें खो दिए। और सच कहूं, मुझे नहीं पता मेरे अंदर और क्या क्या है। आप जैसे लोग मिलते रहेंगे तो और भी जितना हो सकेगा मैं निकाल के आप लोगों के बीच लाऊंगा। कोशिश जारी है कि सबके लिए लाभदायक हो। और हाँ, जी, इतना ही जी। कह सकता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सखा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।